जब प्लेन पहाड़ से टकराता है तो प्लेन दो टुकड़ों में टूट जाता है। सडनली एक और कोलिजन होता है। लिगुरारा को इतनी भयानक दर्द हो रही थी कि वो कहता है प्लीज मुझे गोली मार दो। ये कहते हैं कि बाहर जो डेड बॉडी पड़ी है अब उन्हें खाना पड़ेगा। We have to eat. And the only proteins are the dead bodies of the people that were in this plane. उरुग्वे में एक रग्बी टीम थी जो हर साल फ्रेंडली मैच खेलने के लिए अक्टूबर महीने में चली जाती थी। क्योंकि ये फ्रेंडली मैच खेलने जाते थे इसलिए साथ में अपने फैमिली और दोस्तों को भी लेकर जाते थे। इस बार भी ये 12 अक्टूबर 1972 को एक प्लेन हायर करते हैं। बेसिकली ये कोई आम प्लेन नहीं था, ये इनके मिलिट्री का प्लेन था। क्योंकि उस समय इनके मिलिट्री के पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, इसलिए कोई भी $1600 में इस प्लेन को हायर कर सकता था। इन्हें यहाँ से यहाँ जाना था और यहाँ पे पड़ती हैं इंडीज की पहाड़ियाँ। इस एरिया में पायलट को बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर इस प्लेन को जो उड़ा रहा था फेरेडाज, वो बहुत एक्सपीरियंस पायलट था। ये इस एरिया में 29 बार प्लेन उड़ा चुका था, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। जब ये अर्जेंटीना पहुंचता है तो मौसम बहुत खराब होने लगता है, इसलिए मेंडोजा में ये प्लेन लैंड करा देता है। कुछ लोग प्लेन से बाहर निकलकर वाइन्स की कुछ बॉटल्स भी खरीदते हैं। इनको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही वाइन्स आगे चलकर इनकी जान बचाएगी। अगले दिन 13 अक्टूबर को दोपहर में मौसम सही हो जाता है, इसलिए ये 2:18 पर मेंडोजा से चल देते हैं। पर इस बार ये जो प्लेन उड़ा रहा था ये फेरेडाज नहीं उड़ा रहा था। फेरेडाज के साथ एक को पायलट था लिगुरारा। क्योंकि फेरेडाज को इस एरिया का बहुत एक्सपीरियंस था, इसलिए वो लिगुरारा को इस एरिया में प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग देने लगता है। 3:21 पर लिगुरारा रेडियो को सैंटियागो के एयर ट्रैफिक से कनेक्ट करता है और कहता है कि हम सैंटियागो पहुंचने वाले हैं, आप हमें लैंड करने की परमिशन दे दीजिए। सैंटियागो का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा था कि हम सैंटियागो पहुंचने वाले थे, पर उसके रेडार में कोई प्लेन ही नहीं दिख रहा था, तो किसको लैंड करने की परमिशन दे दे। ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था वो इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लैंड करने की परमिशन देता हूँ, तुम प्लेन की हाइट को 10,000 फीट पर ले आओ। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी और इसी की वजह से अब इन 45 पैसेंजर्स की जिंदगी खतरे में पड़ने वाली थी। अब ये जो लिगुरारा था ये प्लेन की हाइट को कम करने लगता है और ये इस बात से अनजान था कि वो जिस एरिया में प्लेन की हाइट कम कर रहा है उस एरिया में इंडीज की हाइट 20,000 फीट से ज्यादा है, जिस वजह से प्लेन ऐसी पहाड़ियों के बीच में चला गया था जहां लो प्रेशर था, जिससे प्लेन बहुत तेजी से हिलने लगता है। देखते ही देखते प्लेन के चारों तरफ घने बादल आ जाते हैं, जिस वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा था। ये दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। प्लेन का अलर्ट अलार्म बजने लगता है तो ये रियलाइज करते हैं कि आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अब ये पूरी ताकत लगा देते हैं प्लेन को मैक्सिमम एल्टीट्यूड देने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पहाड़ बहुत नजदीक था। जैसे ही प्लेन पहाड़ से टकराता है प्लेन दो टुकड़ों में टूट जाता है और पीछे बैठे हुए 3 पैसेंजर अपनी सीट के साथ ही उड़ जाते हैं। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करें। देखते ही देखते एक और कोलिजन होता है और इस बार प्लेन का राइट विंग टूट जाता है। फिर से 4 पैसेंजर अपनी सीट के साथ हवा में उड़ जाते हैं। अब प्लेन का केवल आगे का पार्ट 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बर्फ पर स्लाइड कर रहा था। सडनली एक और कोलिजन होता है, इससे पूरा प्लेन तहस नहस हो जाता है। सीटें उखड़कर बाहर आ जाती हैं और सभी पैसेंजर्स इंजर्ड हो जाते हैं। किसी के पेट में राड घुस गई थी तो किसी का पैर कटकर बाहर गिरा था, लेकिन अभी भी 33 पैसेंजर्स जिंदा थे। ये जो 33 पैसेंजर्स जिंदा थे इनमें से कैनेसा और जर्बीनियो ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे और अच्छी बात थी कि इन दोनों को ज्यादा चोट भी नहीं लगी थी, जिस वजह से ये सभी की हेल्प करते हैं और देखते ही देखते वहां अंधेरा होने लगता है। 3:34 पर प्लेन क्रैश हुआ था और 4 बजे अंधेरा होने लगा था।
धीरे धीरे चारों तरफ दिखना बंद हो गया। उसके बाद ये आपस में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि प्लेन में जो रेडियो होता है उससे अगर हम अपनी लोकेशन भेज दें तो रेस्क्यू टीम बहुत जल्द हम तक पहुंच जाएगी। मांचो नाम का एक पैसेंजर से जब रेडियो लेने जाता है तो वहां देखता है कि जो पायलट थे उनकी तो डेथ हो चुकी थी और जो को पायलट था उसके सीने में राड घुसी हुई थी, जिस वजह से लेगुरारा बहुत तड़प रहा था। मांचो लेगुरारा को वहां से निकालने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब वो निकालने लगता है तो दर्द और ज्यादा होने लगती है, जिस वजह से लेगुरारा कहता है कि प्लीज मुझे गोली मार दो। लेकिन मांचो ऐसा करता नहीं है और वो जो रेडियो था वो डेड हो गया था और सीट के नीचे दबा हुआ पड़ा था। अब ये बैठकर सोचने लगते हैं कि बस किसी तरह से ये रात कट जाए, सुबह रेस्क्यू टीम आएगी और हमें बचा लेगी। खैर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और इस रात इनके 5 पैसेंजर्स की डेथ भी हो जाती है। अब ये 28 पैसेंजर्स ही बचे थे जिनकी डेथ हुई थी। उनको ये लोग प्लेन से बाहर निकालने लगते हैं। जब ये लोग इनकी डेड बॉडी को प्लेन से बाहर निकाल रहे थे तभी इनके ऊपर से एक प्लेन निकलता है। जब प्लेन निकल रहा था तो ये लोग बहुत चिल्लाए भी थे, आवाज भी लगाए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनका प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ था और इसके चारों तरफ केवल और केवल बर्फ थी और इनके प्लेन का कलर भी सफेद था, जिस वजह से सही से विजिबल नहीं हो पा रहा था। ये बात ये भी समझ जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं प्लेन पर कुछ सिंबल बनाने की। तो प्लेन में जितनी भी महिलाएं थे उनकी लिपस्टिक और नेल पॉलिश को इकट्ठा करते हैं और प्लेन की छत पर SOS कर देते हैं। अभी ये आधा S ही बना पाए थे कि इनकी लिपस्टिक और नेल पॉलिश खत्म हो जाती है। तो ये डिसाइड करते हैं कुछ दूसरे सिंबल बनाने का, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि इनका ये भी मेथड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उस दिन इनके ऊपर से टोटल 3 प्लेन गुजरे थे। अब अगले दिन ये डिसाइड करते हैं कि जितने दिनों तक हमें यहाँ पर रहना पड़े एक प्लान की तरह रहा जाए, नहीं तो हम बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि रेस्क्यू टीम कब आएगी किसी को कुछ पता नहीं था और इनके पास खाना बहुत ही कम बचा था। खाने के नाम पर इनके पास 3 वाइन की बोतल थी, 8 चॉकलेट बार थे, 3 जार थे, कुछ डेट्स थी और कुछ कैंडीज थी। ये सभी चीजें एक जगह इकट्ठा करते हैं और किसी एक को जिम्मेदारी दी जाती है इसकी देखभाल करने की और वही सभी में बांटेगा और बराबर बांटेगा। उस दिन ये एक छोटी सी चॉकलेट खाते हैं और जो ये वाइन की बोतल थी इसके ऊपर जो ये ढक्कन लगा था, इस ढक्कन भर वाइन पीकर पूरा दिन काटते हैं। अगले दिन फर्नांडो पैराडो कोमा से बाहर आ जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी जो माँ थी उसकी डेथ हो चुकी थी और इनकी जो 19 साल की बहन थी उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। इसी सीरियस कंडीशन के साथ वो 8 दिनों तक सरवाइव करती है और उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। इसी बीच रॉय हैरली नाम का एक पैसेंजर था जो उस डेड रेडियो को सही कर देता है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। ये लोग उस रेडियो से केवल न्यूज सुन सकते थे, लेकिन इधर से कोई मैसेज भेज नहीं सकते थे। कुछ देर बाद ये रेडियो पर एक न्यूज सुनते हैं कि जो 13 अक्टूबर को प्लेन क्रैश हुआ था उसके सर्च ऑपरेशन को अब रोक दिया गया है, क्योंकि आज 10 दिन हो गए हैं और अब तक वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग रोने लगते हैं, लेकिन फर्नांडो कहता है कि इसमें रोने की क्या बात, ये तो अच्छी खबर है। तो उनमें से एक कहता है कि इसमें गुड न्यूज क्या है। तो फर्नांडो कहता है इसका मतलब हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी और हमें खुद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उन्होंने हमें मरा हुआ समझ लिया तो क्या हम मर गए हैं? नहीं, सांसें तो चल ही रही हैं ना, तो क्यों ना बाहर निकलने की कोशिश की जाए। मरना तो हमें वैसे भी है, तो इससे अच्छा क्यों ना कोशिश करके मरा जाए। फर्नांडो के इस स्पीच के बाद सभी लोग रोना बंद कर देते हैं और इसी के साथ प्लेन क्रैश हुए 11 दिन हो चुके थे
और खाना अब एकदम खत्म हो चुका था, जिस वजह से कुछ लोग इतने भूखे थे कि सीटों में लगी लेदर को खाने लगते हैं और इसी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। तो डिसाइड होता है कि कोई भी लेदर को नहीं खाएगा। तो ये मेडिकल स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। इसके बाद जो ये बोलते हैं उसे सुनकर वहाँ के सभी लोग हिल जाते हैं। ये कहते हैं कि बाहर जो डेड बॉडी पड़ी है उन्हें अब खाना पड़ेगा। ये सुनकर सभी बोलने लगते हैं कि बाहर हमारा दोस्त पड़ा है, कोई बोलता है बाहर हमारी बहन पड़ी है, कोई बोलता है बाहर हमारी माँ पड़ी है, तो हम इनको कैसे खा सकते हैं। ये कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम ये करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो हमारे में इतनी ताकत तक नहीं बचेगी कि हम उस डेड बॉडी तक पहुंच सके और उसे काट कर खा सके। इसके बाद इनमें से एक उठता है और ग्लास का एक टुकड़ा लेता है, बाहर जो डेड बॉडी पड़ी थी उन्हें काट कर निगल लेता है। 2 दिन बाद जो नहीं खा रहे थे डेड बॉडी को, अब वो भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब आता है 29 नवंबर और इनके लिए एक और खराब दिन। इस दिन एक बड़ा सा एवलांच आता है और एक बार फिर से इनका सब कुछ तबाह हो जाता है। प्लेन में बर्फ घुस जाती है, जिस वजह से 8 पैसेंजर्स की डेथ हो जाती है और 3 पैसेंजर्स की कंडीशन बहुत सीरियस थी। 2 दिन बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। अब केवल 16 पैसेंजर्स ही बचते हैं। इसके बाद ये वहां से निकलने के लिए एक डिटेल प्लान बनाते हैं। ये देखते हैं कि इनके ईस्ट साइड में दूर दूर तक बर्फ है, पर इनके वेस्ट साइड में कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि अगर पहाड़ियों के उस पार जाया जाए तो शायद कुछ मिल जाए, शायद कोई इंसान मिल जाए जो हमारी हेल्प कर सके। तो इसके लिए फैरेडा, कैनिसो और एंटीनियो को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि यही तीनों कुछ फिजिकली स्ट्रांग थे। ये कोई नॉर्मल चढ़ाई नहीं थी, बल्कि ये हाई एल्टीट्यूड की चढ़ाई थी, इसलिए इनकी फिजिकली ट्रेनिंग भी कराई जाती है। और इनके प्लान के हिसाब से इन्हें मिड दिसंबर में निकलना था। इन्हें पता था कि वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होगा, इसलिए ये एक के ऊपर एक बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं। यहाँ तक डेड बॉडी के कपड़े उतारकर उसमें सीट का कॉटन भर के पहन लेते हैं। 12 दिसंबर को ये वहाँ से निकल लेते हैं और ये अपने प्लान के हिसाब से केवल 3 दिनों का ही खाने की सामग्री लेते हैं। खाने की सामग्री का मतलब जो डेड बॉडी थी उनके पीसेस ले लेते हैं और चलना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने अपना खुद का मार्किंग सिस्टम भी बना रखा था, क्योंकि यदि वापस आना हो तो रास्ता ना भूले। जब 3 दिन हो जाते हैं तो ये रियलाइज करते हैं कि खाना तो कम पड़ जाएगा, इसलिए ये एंटीनियो को वापस भेज देते हैं। ये अपना खाना इन दोनों को दे देता है और वापस चल देता है। क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड की चढ़ाई थी, इसलिए उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये मात्र 1 घंटे में अपने साथियों के पास पहुंच जाता है और बताता है कि वो लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इनको उस चोटी तक पहुंचने में 8 दिन लग गए थे और ये इन 8 दिनों में 60 किलोमीटर पैदल चल चुके थे। जब ये टॉप पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि सभी पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है। बस एक पहाड़ी ऐसी है जिस पर बर्फ नहीं थी और उस पर कुछ हरियाली थी। तो ये उसी पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने पर इन्हें एक नदी मिलती है। अब ये नदी के बहाव की डायरेक्शन में चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर इन्हें एक गाय दिखाई देती है और कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर इंसान आते जाते हैं। तो ये वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद नदी के अपोजिट साइड घोड़े से एक इंसान आता है, तो ये उसे आवाज लगाते हैं और वो इन्हें देख भी लेता है। लेकिन नदी का पानी आवाज इतना कर रहा था कि वो जो कुछ बोल रहा था वो इन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। बस इन्हें एक वर्ड सुनाई देता है, टुमारो। इसके बाद वो इंसान वहां से चला जाता है। इसके बाद ये फिर से इंतजार करने लगते हैं। खैर अगले दिन वही इंसान फिर से आता है और इस बार वो पेन और कागज साथ में लाता है। कागज पर लिखता है व्हाट डू यू वांट।
और उसे पत्थर में लपेटकर फेंक देता है। तो इधर से ये लिखते हैं, आई एम कम फ्रॉम अ प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन, आई एम उरुग्वेन। ये पूरा मैसेज लिखकर पत्थर में लपेटकर ये फेंक देते हैं। ये देखकर वो सब कुछ समझ जाता है और जाता है पास के पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जिससे 22 दिसंबर को इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इसके बाद ये बताते हैं कि मेरे साथ अभी 14 साथी और भी हैं जो उसी जगह फंसे हुए हैं, और ये खुद प्लेन के साथ में जाते हैं और सभी को बचा लेते हैं। ये थी इंडीज प्लेन क्रैश की पूरी स्टोरी। ये हमें बताती है कि कंडीशन चाहे जैसी हो पर हार नहीं माननी। ऐसी ही घटना एक इंडिया में हुई थी। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और यहाँ ऊपर शो कर रही हो।